मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर 12 का रिवीजन कर रहे हैं हम लोग। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था डेयरी फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग और फिशी कल्चर के बारे में। डेयरी फार्मिंग, इसमें मैंने आपको बताया था कि डेयरी फार्मिंग की शुरुआत की गई है ना 1946 में। इसकी शुरुआत की गई, अमूल कंपनी की शुरुआत हुई है ना, जिसको आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड कहा जाता है। इट इनिशिएटेड अ डेयरी कोऑपरेटिव मूवमेंट इन इंडिया कॉल्ड द व्हाइट रिवॉल्यूशन। श्वेत क्रांति के रूप में उभर कर आया यह डेयरी फार्मिंग की शुरुआत हुई। इस मूवमेंट को श्वेत क्रांति कहा गया है और इसका उद्देश्य था मिल्क के प्रोडक्शन को, उसके क्वालिटी को, उसके गुणवत्ता को बढ़ाना। मदर डेयरी की शुरुआत दिल्ली में की गई डेयरी फार्मिंग के तहत, है ना। ऑपरेशन फ्लड प्रोग्राम के तहत की गई। उसी तरह बिहार में सुधा डेयरी की शुरुआत हुई, है ना, जो दूध के साथ साथ दूध से बने हुए प्रोडक्ट, मिल्क से बने हुए प्रोडक्ट को सेल करता है ना। वर्गीस कुरियन को व्हाइट रिवॉल्यूशन का जनक कहा जाता है ना। पोल्ट्री फार्मिंग के बारे में मैंने आपको बताया था किस तरह पोल्ट्री फार्मिंग के तहत जो है चिकन्स, डक, टर्कीज और डक्स को जो है डोमेस्टिकेट किया जाता है, यानी पाला जाता है और उससे मीट और अंडे प्राप्त किए जाते हैं। फिशी कल्चर, मत्स्य पालन जिसको कहते हैं, है ना। फिशी कल्चर इज द कल्टीवेशन ऑफ फिश फॉर कमर्शियल पर्पस। इसके अलावा क्या क्या और यूजेज हैं, और कई सारे यूजेज हैं एनिमल्स के, डोमेस्टिक एनिमल्स के। यहाँ पे डोमेस्टिक एनिमल की बात हो रही है। Cattle are very useful for Indian farmers. Manure which is required to improve the quality of the soil comes from the waste of cattle. मैन्योर जिसको खाद का, जैविक खाद कहा जाता है ना, जो गाय के गोबर से तैयार होता है, यानी एनिमल के वेस्ट से तैयार होता है, और जो मिट्टी की क्वालिटी को, मिट्टी की फर्टिलिटी को बढ़ाने में उपयोगी है, बढ़ाने में उपयोगी है। तो यह गाय का गोबर जो खेतों के लिए, खेत के उपज, फसलों के उपज को, प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए काफ़ी मददगार साबित होता है, वह तैयार होता है वेस्ट ऑफ कैटल, या एनिमल के वेस्ट से तैयार होता है, यानी गोबर से तैयार होता है। गाय के गोबर, काउ डंग इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन रूरल एरियाज। फ्यूल के रूप में गोबर से बने हुए उपले पुराने समय में, अब तो शायद धीरे धीरे अब ये ख़त्म हो रहा है ना, लेकिन अगर हम आज से 20-25 साल पहले अगर जाते हैं बैक में, तो गांव के लगभग हर घरों में गोबर से बने हुए उपले का इस्तेमाल किया जाता था, है ना। आज भी उसकी आवश्यकता होती है, लेकिन धीरे धीरे यह समाप्त होता जा रहा है। जैसे जैसे परिवर्तन आ रहा है, नई नई चीज़ें आ रही हैं, है ना, डेवलपमेंट हो रहा है, पुरानी चीज़ें धीरे धीरे पीछे छूटती जा रही हैं। उसके अलावा बायोगैस जो गोबर से तैयार किया जाता है, काऊ डंग से तैयार किया जाता है, जिसका इस्तेमाल भोजन बनाने के साथ साथ लाइट जलाने में भी किया जाता है ना। सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में इसका इस्तेमाल होता है। एनिमल स्किन इज यूज्ड फॉर मेकिंग लेदर गुड्स। लेदर से बने हुए जो भी सामान है, चमड़े से बने हुए सामान जो भी हैं, गुड्स हैं, चाहे वो पर्स हो, बेल्ट हो, शूज़ हो, ये सब लेदर जो है एनिमल के स्किन से तैयार किए जाते हैं। दस वूल ऑफ शिप इज यूज्ड फॉर मेकिंग स्वेटर्स, कारपेट्स एंड द फेमस पश्मीना शॉल्स, है ना। तो भेड़ के
रोया जिसको कहते हैं, रोए से ऊन तैयार किया जाता है और उससे गर्म कपड़े जैसे स्वेटर वगैरह बनाए जाते हैं, है ना। सिल्क ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्क वर्म यूज्ड इन मेकिंग सिल्क क्लॉथ। सिल्क क्लॉथ जो हम पहनते हैं वो सिल्क क्लॉथ कैसे तैयार होता है, वो सिल्क वर्म से तैयार होता है। सिल्क का कीड़ा होता है जिससे तैयार होता है ना। उसको पाला जाता है और फिर उससे सिल्क निकाला जाता है, फिर उससे कपड़े तैयार किए जाते हैं। सिल्क फाइबर निकाला जाता है और फिर उससे सिल्क के कपड़े तैयार किए जाते हैं, है ना। तो ये सारी उपयोगिता है डोमेस्टिक एनिमल्स की, है ना। Over the years, there have been considerable efforts to improve the quality of our agriculture and livestock. कुछ सालों से हमारे कृषि और पशुधन की क्वालिटी को इम्प्रूव करने का प्रयास किया जा रहा है ना। एग्रीकल्चर में इम्प्रूवमेंट का मतलब प्रोडक्शन को बढ़ाना, है ना, फसल के उत्पादन को बढ़ाना, लाइव स्टॉक यानी उन्नत किस्म के जानवरों को पालना और उससे मिलने वाली चीज़ों के प्रोडक्शन को बढ़ाना, जैसे गाय के दूध के क्वालिटी और प्रोडक्शन को बढ़ाना, है ना। और भी कई सारी चीज़ें इसमें आती है। तो यह प्रयास जारी है कुछ सालों से, है ना। तो हम लोगों ने देखा किस प्रकार एनिमल्स जो है हमारे लिए उपयोगी हैं, कई प्रकार से वो हमारी मदद करते हैं, कई प्रकार से हम उनका इस्तेमाल करते, उपयोग करते हैं। एक टर्म आता है यहाँ पे ग्रीन रिवोल्यूशन। ग्रीन रिवोल्यूशन जिसको हम लोग हरित क्रांति के नाम से जानते हैं। द रिवोल्यूशन स्टार्टेड इन मिड 60s एंड कंटिन्यूड टिल अर्ली 70s। मध्य 60s का मतलब 1960 के, है ना, 1960 एंड कंटिन्यू टिल अर्ली 70s। 60 के दशक के मध्य में स्टार्ट हुई और 70 के दशक शुरुआत में इसकी इस रेवोल्यूशन का पीरियड है 60s to 70s। इट वॉज एम्ड एट द इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑफ सीरियल्स। इसका उद्देश्य क्या था? ग्रीन रिवोल्यूशन जो स्टार्ट किया गया हरित क्रांति, श्वेत क्रांति यूज किया जाता है दूध के लिए, मिल्क के लिए, हरित क्रांति, है ना। यह रिवोल्यूशन स्टार्ट किया गया जिसका मुख्य उद्देश्य था इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स या सीरियल्स, है ना, विद द हेल्प ऑफ HYV हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। उन्नत किस्म के बीज के इस्तेमाल से सीरियल्स के, अनाज के प्रोडक्शन को, उत्पादन को बढ़ाना इस रिवोल्यूशन का उद्देश्य था। तो हाई yielding variety of seeds along with fertilizers and modern implements and good means of irrigation, this revolution has helped the farmers considerably। अब लोग खेती करते थे, बहुत सालों से खेती करते आ रहे हैं लोग, लेकिन अब ज़्यादा चीज़ें, संसाधन की कमी की वजह से जो है उत्पादन कम होता था। फिर धीरे धीरे इस पर काम किया गया, है ना, और साइंटिस्ट के रिसर्च के द्वारा फिर उन्नत किस्म की बीजों को की खोज की गई और साथ ही साथ फर्टिलाइजर्स, उर्वरक के इस्तेमाल से और गुड मीन्स ऑफ इरिगेशन, सिंचाई की अच्छी व्यवस्था के सहयोग से, अच्छी व्यवस्था से जो है उत्पादन को, अनाज के उत्पादन को बढ़ाया गया। इसको ग्रीन रिवोल्यूशन नाम दिया गया। इस रिवोल्यूशन को ग्रीन रिवोल्यूशन नाम दिया गया। दिस रिवोल्यूशन हैज हेल्प द फार्मर्स कंसिडरेबली। और इस रिवोल्यूशन से किसानों को बहुत मदद मिली, है ना। अब जब एनिमल्स हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम इनकी देखभाल अच्छे तरीके से करें। सो वी शुड टेक केयर ऑफ एनिमल्स विच आर यूजफुल फॉर अस। As livestock is an important resource, farmers have become more aware and they take care of their cattle. They are aware that cleaning and feeding the cattle yield good results.
Now most of the farmers take their cattle to the veterinary doctors for regular checkups to keep them safe and healthy. अब हम जानवरों की देखभाल कैसे करेंगे अच्छे तरीके से, है ना? क्या करना होगा उसके लिए? तो चूंकि ये हमारे महत्वपूर्ण रिसोर्स है, संसाधन है, तो हमें इनकी देखभाल करनी होगी। किस प्रकार से हम करेंगे? तो जानवरों की उचित देखभाल करने के लिए हमें इनको उन्नत किस्म के या अच्छी क्वालिटी के फॉडर यानी चारे खिलाने होंगे, है ना? चारा जो इनका भोजन है, घास, वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, उसमें पोषक तत्व मौजूद होने चाहिए, है ना? ऐसा भोजन हम जानवरों को दें कि उनमें पोषक तत्व, न्यूट्रिएंट्स मौजूद हो, है ना? जैसे इंसान के ग्रोथ के लिए न्यूट्रिएंट्स का होना भोजन में ज़रूरी है, उसी प्रकार जानवरों को भी इस प्रकार के भोजन खिलाया जाए ताकि उसकी वृद्धि सही से हो सके और स्वस्थ, हमारे जानवर स्वस्थ रहे, है ना? और उनसे मिलने वाले दूध की क्वालिटी अच्छी हो, मिल्क का प्रोडक्शन भी हाई हो। इन सारी चीज़ों के लिए हमें उनका ध्यान रखना होगा। और साथ ही साथ अपने कैटल को, अपने डोमेस्टिक एनिमल्स को हमें समय समय पर वेटनरी डॉक्टर यानी जो जानवरों के डॉक्टर होते हैं उनको वेटनरी डॉक्टर कहा जाता है ना? पशु चिकित्सक, उनके पास रेगुलर चेकअप के लिए ले जाइए, उनको बुला के रेगुलर चेकअप करवाते रहें, है ना? ताकि हमारे जानवर स्वस्थ और सुरक्षित रहे। तो हमारे लिए जानवर उपयोगी है, तो हमारा कर्तव्य भी है कि हम उनकी देखभाल अच्छे तरीके से करें, है ना? अगर हम उनसे फ़ायदा लेते हैं तो हमें हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उनकी देखभाल भी करें, है ना? तो इस चैप्टर में हम लोगों ने डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स की बात की, है ना? अगर आपसे सवाल पूछा जाता है, आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सीजन्स के आधार पर फूड क्रॉप्स जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, तो आप जवाब दे सकते हैं। आपके पास आंसर होगा कि 2 प्रकार के होते हैं, खरीफ क्रॉप्स, रबी क्रॉप्स। किस किस सीजन में होते हैं? खरीफ क्रॉप्स मानसून के अराइवल पे और रबी क्रॉप्स विंटर सीजन में होते हैं। प्रमुख सीरियल क्रॉप्स में आप बता सकते हैं राइस, व्हीट, मेज, मिलेट्स इत्यादि सीरियल क्रॉप्स कहलाते हैं। कैश क्रॉप्स में शुगर केन, स्पाइसेस, ऑयलसीड्स, टी, कॉफ़ी इत्यादि कैश क्रॉप्स के अंतर्गत आते हैं, है ना? टी, कॉफ़ी को बेवरेज क्रॉप्स भी कहा जाता है अलॉन्ग विथ स्पाइसेस, है ना? उसके बाद फाइबर क्रॉप्स में कॉटन और जूट आते हैं, है ना? जिनका इस्तेमाल जो है, कॉटन का इस्तेमाल कपड़े बनाने के लिए किया जाता है और जूट का इस्तेमाल गनी बैग्स, रोप्स वगैरह, रस्सी बनाने के लिए किया जाता है, और भी कई कारपेट्स वगैरह बनते हैं इससे, है ना? इंडस्ट्रियल क्रॉप में रबड़ आता है, ठीक है, जिसका इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है। और लाइव स्टॉक, उसके बाद लाइव स्टॉक, वाइल्ड एनिमल्स और डोमेस्टिक एनिमल्स, 2 तरह के एनिमल्स होते हैं। वाइल्ड एनिमल्स जो आप जानते हैं जंगल में रहते हैं, आप आसानी से बता सकते हैं, और शुरुआत से ही वाइल्ड एनिमल्स के बारे में छोटे क्लास से ही पढ़ाया जाता है, तो इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम्स नहीं आनी चाहिए। डोमेस्टिक एनिमल्स भी 2 तरह का बताया गया है ना? लोड कैरिंग और मिल्क गिविंग एनिमल्स, है ना? फूड गिविंग एनिमल्स, ठीक है। उसके बाद इन एनिमल्स से जुड़े हुए डेयरी फार्मिंग की चर्चा हुई यहाँ पे, पोल्ट्री फार्मिंग, फिशी कल्चर की चर्चा हुई, और एंड द अदर यूजेज ऑफ एनिमल्स। किस प्रकार हम काऊ डंग का इस्तेमाल फ्यूल के रूप में करते हैं, बायोगैस के रूप में करते हैं, है ना? मैन्योर के रूप में करते हैं। एनिमल स्किन का यूज लेदर गुड्स बनाने में करते हैं। ऊल ऑफ शिप, भेड़ से जो हमें ऊल प्राप्त होता है, जिसका इस्तेमाल हम गर्म कपड़े बनाने में करते हैं। और सिल्क वर्म से सिल्क प्राप्त होता है। तो देयर आर द वेरियस यूजेस ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स, है ना? एंड
ग्रीन रिवोल्यूशन, हरित क्रांति, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ना, इसको जानना जरूरी है। ग्रीन रिवोल्यूशन मैंने आपको बताया कि सेरेल्स के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए इस रिवोल्यूशन की शुरुआत हुई, इस रिवोल्यूशन की शुरुआत की गई और इसके लिए उन्नत किस्म के बीज, फर्टिलाइजर्स और गुड मीन्स ऑफ इरिगेशन की सुविधा से जो है फसल के उत्पादन को या सेरेल्स अनाज के उत्पादन को बढ़ाया गया और इस रिवोल्यूशन ने किसानों की बहुत मदद की, जिससे उनका प्रोडक्शन, अनाजों का प्रोडक्शन बढ़ गया। ठीक है, और साथ ही लास्ट हमने बताया आपको कि एनिमल अगर हमारे लिए उपयोगी है तो हमारा भी कर्तव्य है कि हम उनकी देखभाल अच्छे तरीके से करें, ताकि वो हमें समय समय पर हम उनका उपयोग कर सके, उनसे फ़ायदा ले सके। तो इसके लिए हमें उनकी देखभाल भी करनी होगी, है ना। अगर हम देखभाल नहीं करते हैं, सिर्फ फ़ायदा लेते हैं उनसे, तो हमारे लिए आगे जाके मुश्किल हो जाएगा, है ना। हम उनका फ़ायदा नहीं ले पाएंगे, हमारे पशु बीमार पड़ जाएंगे। ठीक है, और ऐसा होता है कि हम सिर्फ उनसे फ़ायदा लेते हैं, उनको अपने उपयोग में लाते हैं और उनकी देखभाल ढंग से नहीं करते हैं, जिसका कहीं ना कहीं हमको बैड इफेक्ट पर रिजल्ट मिलता है ना, बुरे परिणाम मिलते हैं हमें। तो इस बात का हमें ध्यान रखना होगा कि हमें अपने जानवरों की उचित देखभाल करनी होगी। तो इस चैप्टर का रिवीजन समाप्त होता है। अब हम लोग इस चैप्टर में जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं उसको भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे एक बार फिर से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, फर्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है, आपके हर चैप्टर में है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस में, ए विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इज ग्रोन इन विंटर, इनमें से कौन सा फसल जो है सर्दी में यानी जाड़े में उपजाया जाता है। कॉटन है, व्हीट है, राइस है, पल्सेज है। तो व्हीट जो है रबी क्रॉप्स है और यह इसकी खेती जाड़े में सर्दी के महीने में होती है, सर्दी के मौसम में। राइस इज चिफली ग्रोन इन, सबसे ज़्यादा राइस की खेती कहाँ पे होती है? वेस्ट बंगाल है, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, है ना। तो वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन होता है इन ऑप्शंस में। ज्वार, बाजरा एंड रागी आर द एग्जांपल्स ऑफ मिलेट्स। 3 में क्या होगा? मिलेट्स। 4th, इंडिया इज द लीडिंग डैश प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड, लीडिंग टी प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। स्पाइसेज आर चिफली ग्रोन इन ए असम, बी केरला, सी तमिलनाडु। बी और सी बोथ कह रहा है, बी ऑप्शन है आपका, बी एंड सी। तो केरला और तमिलनाडु दोनों में स्पाइसेस की खेती जो है, उत्पादन जो है स्पाइसेस का, सॉरी केरला और कर्नाटका में जो है बड़े पैमाने पे मसाले की खेती होती है। आपके ऑप्शन में जो है कर्नाटका नहीं है, तो आपका जो है सही आंसर होगा केरला। एक बार मैच कर लेंगे फिर से, पहले करवाया जा चुका है, दोबारा से एक बार देख लें, केरला होगा यहाँ पे। किसी तरह की अगर कोई त्रुटि हुई होगी तो उसको सुधार लेंगे। फर्स्ट का आंसर एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ इसको। फर्स्ट का आंसर होगा आपका व्हीट, सेकंड का आंसर होगा वेस्ट बंगाल, थर्ड इज मिलेट्स, फोर्थ इज टी, फिफ्थ केरला, बी। Fill in the blanks है, Kerala is famous for spices, dash is a cash crop, sugar cane is a cash crop, dash is used to make gunny bags, यहाँ पे जूट होगा 3rd नंबर में। 4th नंबर है, dash is used in village to cook food and light lamps, biogas। 5th one, dash are used as means of transport in desert, camels। C है आपका ट्रू फॉल्स करना है इसमें। राइस इज ए खरीफ क्रॉप, ट्रू। Second one, ज्वार is an industrial crop, false। Third है sugar cane is beverage crop, false। Tea is a rabi crop, false। Spices are grown in Rajasthan, false। तो
आज हमारा ये चैप्टर 12 चैप्टर तक का भी रिवीजन हो गया है ना, विथ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। और हम लोगों ने चैप्टर 12 तक ही पढ़ा है और इसका क्वेश्चन आंसर कराया गया। सबसे पहले इसको एक्सप्लेन किया गया, इन चैप्टर्स को बताया गया और उसके बाद क्वेश्चन आंसर भी कराए गए। और आज मैंने रिवीजन भी समाप्त कर दिया 7 चैप्टर से लेके 12 चैप्टर तक का। आगे हम लोग देखते हैं क्लासेस में क्या करना है। तो फिलहाल आज अपने क्लास को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। थैंक यू।